नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मैथ्स बाय विक्रम बेनाड यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज अपन बात करेंगे प्री डीएलएड एग्जामिनेशन 2023 के बारे में, जिसको पहले राजस्थान में बीएसटीसी के नाम से पहचाना जाता था। आजकल उसका गवर्नमेंट ने नाम चेंज करके प्री डीएलएड कर दिया गया है, जो बाकी स्टेटों में पहले से ही प्री डीएलएड के नाम से जानी जाती थी। उसके आवेदन प्रक्रिया भी इससे स्टार्ट हो गई है और अभी मैं इस वीडियो में आपको किस प्रकार से उसका आवेदन करना है, आवेदन करते टाइम पे आपको क्या क्या सावधानी रखनी है, उसकी आवेदन फीस कितनी रहेगी, कौन कौन उसमें आवेदन कर सकता है और आवेदन करने के बाद में आपको उसके क्या फ़ायदे हैं बीएसटीसी करने के, क्या नहीं है, आपको किस प्रकार से एग्ज़ाम की तैयारी करनी है और आपको कितने मार्क्स लाने की कोशिश करनी है ताकि आपका चयन बीएसटीसी के अंदर हो सके। तो देखिए, गवर्नमेंट ने यहाँ पर आपको किसी भी प्रकार की समस्या नहीं हो, इसलिए हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए हैं 0151222657 इसी प्रकार से आपको किसी प्रकार की परेशानी नहीं हो, इसलिए ईमेल भी आपके लिए करी गई है। प्री डीएलएड हेल्प डेस्क 2023@gmail.com के नाम से वेबसाइट भी बनाई गई है। ठीक है, अभी अपन बात करते हैं इस पर। अपन बात करेंगे कि इसकी जो महत्वपूर्ण तिथि है क्या क्या है। तो देखिए दोस्तों, इसका 5 जुलाई को नोटिफिकेशन जारी हो चुका है और अब की बार यहाँ शिक्षा निदेशालय जो परिसर है लालगढ़ बीकानेर इसका आयोजन करवा रहा है। इसमें ऑनलाइन जो आवेदन पत्रों की उपलब्धता है वो 10 जुलाई से स्टार्ट हो जाएंगे, यानी 10 जुलाई से इनकी स्टार्ट हो चुके हैं और लास्ट डेट 30 जुलाई इन्होंने प्रेजेंट टाइम पे रखी गई है। बाद में अगर बढ़ जाए तो अलग बात है, लेकिन मेरा तो यही कहना है कि आप लास्ट डेट का इंतजार किए बगैर पहले ही आवेदन करने की कोशिश करें ताकि आपको बाद में किसी प्रकार की असुविधा नहीं हो। और परीक्षा शुल्क जमा कराने की भी अंतिम तिथि 30 जुलाई है, यानी 10 जुलाई से आवेदन प्रोसेस स्टार्ट हो गए और 30 जुलाई तक चलते रहेंगे। अब शैक्षणिक पात्रता इनकी क्या है और क्या नहीं है, इसके बारे में ये बोल रहे हैं कि 12वीं के बाद में ही अपन क्या कर सकते हैं, एसटीसी कर सकते हैं और अपेयरिंग भी इसमें फार्म भर सकते हैं। जो बंदे या जो कैंडिडेट इस वक्त इस साल जो 12वीं के एग्ज़ाम दिए हैं उनका रिजल्ट नहीं आया है, वो भी इसके लिए क्या है, एलिजिबल है। रिजल्ट का बिना इंतजार किए भी वो अपेयरिंग से फार्म इसमें लगा सकते हैं। अब देखिए, इसमें अगर अपन फार्म लगाएंगे तो इसके लिए इन्होंने दिया हुआ है कि उच्च माध्यमिक, क्या दिया हुआ है, उच्च माध्यमिक अथवा समकक्ष परीक्षा में न्यूनतम अंक प्रतिशत विभिन्न वर्गों के नियमानुसार होंगे। क्या होंगे, देखिए, सामान्य कैंडिडेट है उसके तो 12th में कितने होने चाहिए, 50% होने चाहिए। ठीक है, उसके बाद में एसटी और जो एससी है उसके कितने होने चाहिए, उनको 5% की क्या दी गई है, छूट दी गई है। इसी प्रकार से ओबीसी है और अन्य पिछड़ा वर्ग है, एमबीसी है, ईडब्ल्यूएस है, उनको भी 5% की क्या दी गई है, छूट दी गई है। जो डिसेबिलिटी कैंडिडेट है 40% से अधिक, उनको भी 45% यानी 5% की उनको छूट दी गई है। और इसके अलावा जो सामान्य वर्ग की जो तलाकशुदा महिलाएं हैं, पृथकता महिलाएं हैं, विधवा महिलाएं हैं, उनको भी 5% की छूट दी गई है। कहने का सीधा सा सेंस ये है कि जनरल कैटेगरी को 50% लाने पड़ेंगे। ठीक है, उसके अलावा अगर एससी एसटी है, ये जितने भी कैटेगरियाँ हैं उनको क्या करना पड़ेगा, उनको 5% की छूट दी गई है, यानी उनके बारे में 45% मार्क होने के होंगे तब भी वो एलिजिबल करेंगे। और जनरल कैंडिडेट है उसके 12th में कितने परसेंट मार्क होने चाहिए, 50% मार्क उनके होने चाहिए। और इन्होंने स्पष्ट रूप से लिखा है कि एक अंक भी कम क्या नहीं होगा, स्वीकार्य नहीं होगा। क्या नहीं होगा, स्वीकार्य नहीं होगा। इसलिए इन्होंने स्पष्ट नोटिफिकेशन में लिख दिया है कि एक भी अंक अगर कम रहा तो वो क्या नहीं होगा, स्वीकार्य नहीं होगा। इसलिए आप कैंडिडेट फार्म अप्लाई करते समय इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें कि यहाँ पे जनरल का है तो उसको 12 में 50% होनी चाहिए, एससी एसटी या जिस बाद में जितनी भी कैटेगरी उनको 5% क्या दी गई है, छूट दी गई है। यहाँ इन्होंने एग्जाम्पल के द्वारा भी दिखाया है कि एक बच्चा है उसकी 49.99 है, तब भी वो उसके लिए क्या है, फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल नहीं है।
ठीक है, मैं कुछ चीज़ें क्या कर रहा हूँ, हाईलाइट कर रहा हूँ, वो चीज़ें इंपॉर्टेंट है, तो आप उन पर क्या कीजिएगा, ध्यान रखिएगा कि सर ने ये इंपॉर्टेंट की जो हाईलाइट चीज़ें हैं वो क्या है, इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। ठीक है, अब जैसे अपन बात करेंगे कि यहाँ पे एज ग्रुप, देखिए दोस्तों क्या है कि बीएड में बेरोज़गारी ज़्यादा है, और सही है, हकीकत यही है कि जो एसटीसी कैंडिडेट है वो जल्दी जॉब लग जाते हैं, और बीएड वाले क्या हो जाता है, बेरोज़गार ज़्यादा रहते हैं। इसलिए बीएड वाले क्या करते हैं, जैसे बेरोज़गारी जो होती है तो उनका होता है कि चलो हम भी क्या करेंगे, एसटीसी करेंगे, और उनका तैयारी करते करते इतना वो हो जाता है कि वो राजस्थान जी के जो इसका जो एसटीसी के जो प्री डीएलएड एग्ज़ाम का जो सिलेबस है वो आता है, उसको आराम से क्वालिफाई करते हैं। इसलिए गवर्नमेंट ने यहाँ पर एज रिस्ट्रिक्स जो प्रतिबंध है एज के, वो लगा रखे हैं कि 28 वर्ष से अधिक का नहीं होना चाहिए। जो उसमें एग्ज़ाम में अभी जो प्री डीएलएड के एग्ज़ाम में आवेदन करेगा वो 28 साल से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। और यहाँ पर एलिजिबिलिटी में ये चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगा यहाँ पे कि जो अपेयरिंग में कैंडिडेट है वो भी इसमें आवेदन कर सकता है, लेकिन उन्हें काउंसलिंग से जो काउंसलिंग का टाइम पीरियड है ना, काउंसलिंग के समय तक पात्रता की जो सभी शर्तें हैं उनको क्या करना पड़ेगा, पूरा करना अनिवार्य होगा, पूरा करना अनिवार्य होगा। अब देखिए जैसे आयु की बात करेंगे तो 28 वर्ष मैक्सिमम एज है, और इसके अलावा यहाँ पर जो विधवा महिलाएं, तलाकशुदा हैं, परित्यक्ता महिलाएं हैं, उनकी आयु सीमा में क्या है, कोई बंधन नहीं है। आयु सीमा की गणना 1 जुलाई 2023 को अनुसार होगी। अब यहाँ पे इन्होंने जो नोटिफिकेशन निकाला हुआ है उसमें SC ST OBC MBC EWS एवं महिलाओं के राजस्थान सरकार द्वारा निर्धारित प्रावधानों नियम के अनुरूप आयु सीमा में छूट होगी, जो मोस्टली क्या होती है 5 साल की रहती है। पर इन्होंने इसमें किसी प्रकार का क्या नहीं किया, उल्लेख नहीं किया। रजिस्ट्रेशन की पॉलिसी दी हुई है राज्य सरकार के नियमानुसार होगी। तो देखिए दोस्तों, ये पहले भी आपको शुरुआत जो फर्स्ट पेज था उसके अंदर भी दिया हुआ था कि आवेदन प्रक्रिया किस प्रकार की है। अब आपको आवेदन प्रक्रिया के बारे में अपन क्या करेंगे, बात करेंगे। अभी तक आपने बात करी थी महत्वपूर्ण तिथि क्या है और कौन कौन उसके लिए एलिजिबिलिटी है, उसके लिए तो कितने परसेंट मार्क्स मुझे होने चाहिए और वो किसी कैटेगरी को कितनी परसेंट छूट है। अब बात करेंगे आवेदन प्रक्रिया क्या है। जिस प्रकार से आपको फर्स्ट पेज में साइट वो वहाँ पे दी हुई थी वेबसाइट, यहाँ पे भी आपको वेबसाइट दी गई है। इस पर जाएंगे आप और उसके बाद में आप क्या करेंगे, आपका आवेदन शुल्क जमा कराएंगे, ऑनलाइन जमा होगा। उसके लिए आप ऑनलाइन पेमेंट डेबिट कार्ड से, क्रेडिट कार्ड से, नेट बैंकिंग से, किसी से भी कर सकते हो। और उसके बाद में आप ऑनलाइन करने के बाद में जो आपके आवेदन पत्र की हार्ड कॉपी होगी वो आप अपने पास प्रिंट करके रख लीजिए। आप ई मित्र के माध्यम से भी जमा करवा सकते हो, ठीक है। और आपको ऑनलाइन आवेदन स्वीकार्य होंगे, इसमें ऑफलाइन आवेदन क्या होंगे, स्वीकार्य नहीं है। और ऑनलाइन आवेदन में समस्त प्रविष्टि क्या है, जो भी आपको भरना है वो क्या सावधानीपूर्वक भरें, और उसका सावधानीपूर्वक भरने के बाद में प्रिंट ले लें और रख लें। उसको आपने क्या है भेजने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन काउंसलिंग के समय निर्देशानुसार क्या होगा, जमा करवाना आवश्यक होगा। यदि आवेदन अपनी त्रुटिपूर्ण भरा जाता है तो इसके लिए क्या होगा, कैंडिडेट खुद जिम्मेदार होगा। अब देखो आवेदन शुल्क क्या है। तो देखिए दोस्तों, डीएलएड भी 2 सब्जेक्टों में होती है, एक तो सामान्य होती है, सामान्य में होती है, और दूसरी किस में होती है, दूसरी होती है संस्कृत के अंदर, ठीक है, जिसमें संस्कृत के विद्यार्थी बैठ सकते हैं एग्ज़ाम में। देखिए इनके लिए रखी गई है, अगर आप एक सब्जेक्ट के लिए भरते हो, इसके लिए अगर या तो आप सामान्य के लिए भरो या आप संस्कृत के लिए भरो, तो उसके लिए तो आपको कितनी फीस निर्धारित की गई है, 450 रुपये एक पेपर के। एक पेपर के 450 रुपये हुए ना। या तो आप सामान्य से करो एसटीसी, या आप संस्कृत से करोगे तो आपको 450 रुपये देने पड़ेंगे अगर एक का। अगर आप दोनों के पाठ्यक्रमों के लिए अप्लाई कर रहे हो ना तो उसके लिए 500 रुपये देने पड़ेंगे। यानी ये हो गई अपनी, जिस प्रकार से एक रिटेलर सामान बेचता है ना, इन्होंने इस तरीके से ऊपर दिया है कि अगर आप अलग अलग अप्लाई करोगे, अगर आप एक पेपर देना चाहोगे तो आपको 450 देने पड़ेंगे, आप 50 रुपये और दे दो तो आप दोनों पेपर इसमें दे सकते हो। और इसमें स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि जो प्रवेश जो परीक्षा का शुल्क है वो नॉन रिफंडेबल है। अगर आप किसी प्रकार की कोई गलती हो जाती है या आप पे करने के बाद में अपना दिमाग चेंज कर लेंगे कि हमको नहीं करना, तो आपको क्या है वो शुल्क वापस नहीं होगा, ठीक है।
और परीक्षा संबंधी जो समस्त सूचनाएं हैं आपको एसएमएस के माध्यम से प्रेषित की जाएंगी। इसलिए मैं आप सभी जो भी लोग मेरा वीडियो सुन रहे हैं उन सभी कैंडिडेटों से विनती करता हूँ, सभी अभ्यर्थी और उनके गार्जियनों से, आप जो आवेदन करेंगे उसमें वही ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर फीड करें कि जो हमेशा आप चालू रहें और वो कभी बंद ना हो। ताकि देखिए हमारे डिपार्टमेंट में और हर किसी डिपार्टमेंट में ये प्रॉब्लम होती है कि आजकल डिजिटल का युग है और उसमें अगर हमको ज़रूरत रही किसी भी डिपार्टमेंट को तो वो आपको तुरंत व्हाट्सएप, एसएमएस या ईमेल के ज़रिए कांटेक्ट करता है। डाक के जरिए पत्राचार करने में दोस्तों टाइम लगता है, तब तक प्रोसेस कुछ काफ़ी हद तक आगे निकल चुकी होती है। हमको परेशानी होती है, डिपार्टमेंट वालों कर्मचारियों को भी, और आप कैंडिडेट को परेशानी होती है। इसलिए मैं आपसे एक बार फिर रिक्वेस्ट करूँगा कि आप फॉर्म ऑनलाइन आवेदन करते टाइम पे आपके जो मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी बिल्कुल करेक्ट दें और आप अपने स्वयं के दें और उन पर लगातार अपडेट देखते रहिए। आपको किसी प्रकार के कमिटी में फॉर्म भरते हैं तो आप उस टाइम भी याद ध्यान रखें, क्योंकि इसमें आपको काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे इन्होंने जो फर्स्ट पेज जो नंबर थे 1512226570 हैं वो यहाँ पे दे रखे इन्होंने, और यहाँ पे टाइम पीरियड दे रखा है, सुबह आप 10 बजे से शाम को 6 बजे तक कर सकते हैं। वो ईमेल आईडी है और वो वेबसाइट यहाँ पे दी हुई है। अब बात करेंगे अपन किस पे बात करेंगे। अब अपन बात करने जा रहे हैं कि यहाँ पे तो इन्होंने दिया हुआ है कि आपको किस प्रकार के क्या इसमें अपलोड करना है, क्या इसमें अपलोड नहीं करना, किस प्रकार से सीटें हैं और किस प्रकार की सीटें, मतलब कितना परसेंट है और कितना परसेंट नहीं है। अब बात करेंगे किस पे, परीक्षा आयोजन पे। किस पे, परीक्षा आयोजन की क्या प्रक्रिया है। देखिए दोस्तों, अब परीक्षा आयोजन की जो प्रक्रिया है उसके बारे में अपन बात करेंगे। तो इसमें दिया हुआ है परीक्षा आवेदन की प्रक्रिया के बारे में अपन जैसे बात करेंगे तो इसमें क्या दिया हुआ है साहब, इसमें दिया हुआ है, देखिए इसमें दिया हुआ है, यहाँ पे इन्होंने स्पष्ट रूप से देखो पहले लिखा हुआ है भाई, है क्या लिखा हुआ है कि आपकी जो काउंसलिंग है वो क्या होगी, 2 चरणों में होगी। और अगर कुल सीटें हैं उनकी, वैसे इन्होंने 2 चरणों के अनुसार ही ये प्रस्तावित कितना जो कार्यक्रम है वो काउंसलिंग 2 चरणों में होने का प्रस्तावित है। लेकिन अगर कुल सीटों की 2% से अधिक सीटें अगर रिक्त हो जाती हैं तो तृतीय श्रेणी की काउंसलिंग भी करवाएंगे। ठीक है, और प्रत्येक चरण में अपवर्ड मूवमेंट का वरीयता अनुसार भी क्या मिलता रहेगा, ऑप्शन मिलता रहेगा। तो देखिए दोस्तों, आपको हर तरीके के अपडेट के लिए इनकी जो एसटीसी है कब इनका प्रश्न पत्र मिलेगा, आपको एग्ज़ाम में किस प्रकार के क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है, क्या करना है, इन सभी अगर आप इस प्रकार की जानकारी लेना चाहते हैं तो आप मेरा जो यूट्यूब चैनल है उसको ज्वाइन कर सकते हैं। आपके दोस्तों के साथ में से वीडियो शेयर कर सकते हैं ताकि उनको हर तरीके की जो इन्फॉर्मेशन है वो मिलते रहिए। यहाँ पर जो वेबसाइट है PANGAIYK PREDLED के नाम से है, ये आप सेव रखिए और इसको आप बुकमार्क्स में सेव कर लीजिए ताकि आप क्या डेली इसको चेक करते रहिए। इन्होंने बोला है कि प्रवेश पत्र जो मिलेंगे वो 7 दिवस पूर्व क्या कर सकते हैं, डाउनलोड करेंगे। परीक्षा की तिथि अभी इन्होंने घोषित नहीं करी है, बाद में घोषित करेंगे। तो उसके लिए ये नोटिफिकेशन भी जारी करेंगे, इसमें जो अपन को समाचार पत्र मिलते हैं उनमें, और इसके अलावा आप जो इन्होंने वेबसाइट दी है उस पर भी आप विजिट करके अपडेट रह सकते हैं कि कब तक आपको आएंगे। ये अभी इन्होंने क्या है फिक्स नहीं करी है। और यहाँ पर इन्होंने जो दे रखा है कि ऑब्जेक्टिव टाइप का क्या होगा, पेपर होगा। ठीक है, और प्रश्न पत्र जो होगा 4 खंडों में विभाजित होगा। कितने खंडों में, 4 खंडों में विभाजित होगा। कुल कितने प्रश्न आएंगे, 200 प्रश्न आएंगे। और मल्टीपल चॉइस के ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन होंगे और एक क्वेश्चन कितने अंक होगा, 3 अंक होगा, यानी 200 क्वेश्चन आएंगे और 600 अंक का पेपर होगा। नेगेटिव मार्किंग किसी प्रकार का नहीं है दोस्तों, स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि नेगेटिव मार्किंग नहीं है। इसलिए
बिना किसी टेंशन के आप तैयारी कीजिए और फुल में से फुल क्वेश्चन करके आइए, यानी 200 में से 200 क्वेश्चन करिए। फिर भी मैं कहूँगा आपसे कि कोशिश करिए बेस्ट करने की। और यहाँ पे 600 नंबर का जो मार्क्स क्वेश्चन पेपर जो मिल रहा है उसमें क्या क्या देखने को मिलेगा आप लोगों को, मेंटली एबिलिटी मिलेगी यानी मानसिक योग्यता मिलेगी, उसके 50% मिलेंगे। अब देखो एक क्वेश्चन 3 नंबर का है तो 150 नंबर के हुए। राजस्थान की जो जीके आएगी 50 क्वेश्चन उसके आएंगे, 150 नंबर की वो आएगी। जो टीचिंग एप्टीट्यूड आएगा 150 नंबर का, यानी 50 क्वेश्चन उसके आएंगे। इसके अलावा जो आपको 3 लैंग्वेज है, अंग्रेजी, संस्कृत और हिंदी। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर अपने को अंग्रेजी दी हुई है और संस्कृत दी हुई है और एक हिंदी दी हुई है। इन्हीं तीनों जो लैंग्वेज दी हुई है इनमें से कोई 2 लैंग्वेज आपको चूज करनी है। क्या करनी है? 2 लैंग्वेज आपको चूज करनी है, यानी अंग्रेजी तो आपकी फिक्स ही है, यानी अंग्रेजी तो आपकी फिक्स है। इसके अलावा आपको संस्कृत और हिंदी में से भी एक चूज करनी है, कोई सी एक चूज करनी है अपने को। ठीक है, यानी कहने का देखो, अब मैं आपको इनकी स्ट्रेटेजी साझा करता हूँ। मेंटली एबिलिटी है, मानसिक योग्यता, जिसको अपने क्या बोलते हैं, रीजनिंग बोलते हैं, उसके 50% आएंगे 150 नंबर के। राजस्थान की जो सामान्य जानकारी है उसके जीके जो है उसके 50-150 आएंगे। और जो टीचिंग एप्टीट्यूड है उसके 150 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। इसके अलावा जो अंग्रेजी है वो सबको करनी है और उसके बाद में संस्कृत और हिंदी में से एक सब्जेक्ट लेना है अपने को। ठीक है, 200 क्वेश्चन हो गए, 600 नंबर का आपको पेपर हो गया। अब यहाँ पर देखो आपको जानकारी, यहाँ पे जिस लेवल की एग्ज़ाम है उसी लेवल का आपको क्वेश्चन पेपर होगा। कहीं आप मान लो जाके, जैसे टीचिंग एप्टीट्यूड है उसमें आप जाके फर्स्ट ग्रेड की किताबें, सेकंड ग्रेड की किताबें पढ़ोगे, जैसे ही नहीं है। तो मैं आपको सजेशन करूँगा कि इसके लिए आप जो टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ाने वाले टीचर है वो अगर उनकी आपको मिल जाती है टीचिंग एप्टीट्यूड की तो वो आपके लिए बेस्ट होगी। और फिर एक चीज़ आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी, अगर आपका पढ़ने की कैपेसिटी अच्छी है तो आप यहाँ पर जो एसटीसी के नाम से जो चीज़ें बिक रही है ना मार्केट में किताबें, वो ना ले कृपया। मेरा तो आपको कहना यही है, क्यों अगर आपको सफलता अर्जित करनी है तो राजस्थान सामान्य जानकारी की कॉमन किताब लो। और मानसिक योग्यता जो मेंटल एबिलिटी रीजनिंग है उसकी भी आप कॉमन किताब लेने की कोशिश करें, ताकि ये किताबें आपको बाद में आएंगी, बाद में काम आएंगी। ये तो एक चीज़ है बाद में काम आने की, लेकिन अगर आपको बाय दो पेपर लो लेवल का या हाई लेवल का किसी भी तरीके का दे देते हैं ना, तो आपको बाद में किसी भी तरीके की परेशानी नहीं होगी। इसलिए मैं बोल रहा हूँ आपको कि आप ऐसी बुक लाइए कि जो जनरल हो, एसटीसी के लिए स्पेशली वाली बुक नहीं लाना है आपको। मेरी तो आपको यही रही है। अब यहाँ पे जो 4 खंड हो गए ना आपको, यहाँ पे एक तो एक खंड हो गया, बैक खंड हो गया, सेकंड हो गया, और इसके बाद में दैखंड हो गया। दैखंड में आपको 2 सब्जेक्ट, यानी अंग्रेजी तो कंपलसरी है, उसके बाद में हिंदी और संस्कृत में से आपको क्या करना है, एक का चयन करना है। और वो मार्कशीट तो काले और नीले पेन का यूज होगा वो मार्कशीट में। और इसके बाद में आपको बताने लायक शायद ही यहाँ पर देखिए दोस्तों, एक अच्छी बात यह है कि जो आपको नोटिफिकेशन मिला है, ये नोटिफिकेशन आपको मेरे टेलीग्राम जो चैनल है मैथ्स विक्रम बैनर उस पर भी मिल जाएगा। और इस जो नोटिफिकेशन है उसके लास्ट के पेज में क्या दिया हुआ है, यहाँ पर दिया हुआ है आपको सिलेबस। अगर आप इस सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयारी करोगे तो आपको सफलता मिल जाएगी दोस्तों। मैं आपको एक बार फिर बोलूँगा, मेंटल एबिलिटी के लिए आपको जो बहुत ही फेमस किताबें चलती है राजेश राकेश शर्मा की, वैसे बोलना तो नहीं चाहिए, फिर भी मैं आपको एक गाइड करूँगा यहाँ पे। जो राजेश राकेश शर्मा की जो किताबें हैं उसमें आप यहाँ पर जो जितने टॉपिक दिए हुए हैं ना, आपको तार्किक योग्यता दी हुई है, और इसके अलावा जो 2 वस्तुओं की आंशिक समानता दी हुई है, ठीक है, और यहाँ विभेदीकरण दिया हुआ है, रिलेशनशिप दी हुई है। ये जितने भी टॉपिक दिए हुए हैं ना वही टॉपिक पढ़ने हैं आपको। मतलब मैं ये बोल रहा राजेश राकेश शर्मा किताब लाके पूरी नहीं पढ़नी है आपको। तो यहाँ पे जितने टॉपिक दिए हुए हैं ना, कौन कौन से टॉपिक दिए हुए हैं आपको, यहाँ पे देखो तार्किक योग्यता यानी रीजनिंग के दिए हुए हैं, एनोलॉजी यानी 2 वस्तुओं की आंशिक समानता या समरूपता के दिए हुए हैं, डिस्क्रिमिनेशन विभेदीकरण दिए हुए हैं, रिलेशनशिप यानी समानता दिए हुए हैं,
एनालिसिस यानी विश्लेषण दिए हुए हैं, लॉजिकली थिंकिंग यानी तार्किक चिंतन दिए हुए हैं। तो ये आपको यहाँ पे 50 नंबर के कितने टॉपिक हो गए, यहाँ पे 50 नंबर के टॉपिक हो गए, एक 6 टॉपिक हो गए कितने के 50 के। तो आपको ये टॉपिक ही पढ़ने हैं। इसके बाद में बात करूँगा मैं जनरल अवेयरनेस ऑफ राजस्थान, राजस्थान की सामान्य जानकारी पूछ रहा है। ये इसके भी 50 क्वेश्चन कितने नंबर के हो गए, 150 नंबर के। इसमें हिस्टोरिकल एस्पेक्ट आ गए, ऐतिहासिक पक्ष आ गए। इसके बाद में ये पॉलिटिशियन है ना, राजनीतिक पक्ष की बात कर रहा है। इसके बाद में ये बात कर रहा है कला संस्कृति और साहित्य पक्ष की। और इसके बाद में बात कर रहा है इकोनॉमिक्स एस्पेक्ट की यानी आर्थिक पक्ष की। और इसके बाद में बात कर रहा है जियोग्राफिकल एस्पेक्ट यानी भौगोलिक पक्ष की। इसके बाद में बात कर रहा है किसकी, फ्लोक लाइफ यानी लोक जीवन की। और सोशल एस्पेक्ट यानी सामाजिक पक्ष की ये बात करने जा रहा है। और इसके बाद में टूरिज्म जो एस्पेक्ट यानी पर्यटन पक्ष। तो इस तरीके से जो अपना जनरल अवेयरनेस और राजस्थान है। देखिए दोस्तों टॉपिक तो वैसे छोटे हैं, कितने टॉपिक है, एक 7 टॉपिक है। कितने टॉपिक है, 7 टॉपिक दिए हुए हैं यहाँ पर, सॉरी 8 टॉपिक दिए हुए हैं यहाँ पर, लेकिन ये काफ़ी बड़े टॉपिक है। इसलिए ये देखो राजस्थान जीके वाला जो सिलेबस है ये काफ़ी आपको परेशान कर सकता है, लेकिन परेशान होने की जरूरत नहीं है। इसके लिए मैं आपको बोलूँगा कि आप कोई भी सिकवाल की जो एडिशन आता है, छोटी किताबें आती है, मैप के द्वारा लिखी हुई किताबें, आपको पढ़ने में किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी। देखिए दोस्तों ज़िंदगी में आपको आगे मेहनत करनी है, पीछे मेहनत करनी, मेरा टाइम है। आप पढ़ने की उम्र में आप मेहनत करोगे तो बाद में आपको कंपटीशन में कम मेहनत करनी पड़ेगी। और अगर आप पढ़ने की उम्र में मौज मस्ती करोगे तो आपको जो कंपटीशन की टाइम आपको मेहनत करनी पड़ेगी, अगर आपको अपनी ज़िंदगी को सुधार के चलना है, ठीक है। और अगर उस टाइम में आपने मेहनत नहीं करी तो बाद में आप बेलदारी करोगी, तब आपको मेहनत करनी पड़ेगी। यानी ज़िंदगी में मेहनत अगर आपको जीना है तो मेहनत आपको करना ही है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जनरल अवेयरनेस और राजस्थान ज़्यादा नहीं है। अगर आप जो शुरुआत में पढ़ोगे तो आपको लगेगा कि मैं क्या पढ़ रहा हूँ, लेकिन आप 1-2 बार उस सिकवाल की जो बुक है उसको पढ़ोगे ना तो आपको ऑटोमेटिक ये चीज़ें तैयार हो जाएंगी। और मैं इसमें भी आपको पूरी बुक्स पढ़ने के लिए वो नहीं करूँगा, इसमें जो जो टॉपिक दिए हैं वही एक टॉपिक आपको पढ़ना है। इसके बाद में टीचिंग एप्टीट्यूड है। अब टीचिंग एप्टीट्यूड में जितने भी अपने टीचर हैं उनका आप पढ़ सकते हो, उसमें भी आपको शिक्षण अधिगम पढ़ना है। उसके बाद में जो लीडरशिप की जो क्वालिटी नेतृत्व गुण पढ़ना है। देखिए दोस्तों को भी आपको इतना टेंशन लेके नहीं पढ़ना, आराम से नॉर्मली पढ़ना है। जो आप जिस 12वीं पास कैंडिडेट को उसी के हिसाब से पूछेंगे, वो नहीं है कि आप फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड के अनुसार पेपर उठा के दे देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। ग्रेड के हिसाब से नहीं देंगे, वो आराम से आपको 12th लेवल के हिसाब से देंगे। इसलिए आपको टीचिंग जो लर्निंग है, लीडरशिप क्वालिटी नेतृत्व गुण है, सृजनात्मक क्रिएटिविटी है, कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रहेंसिव इवेल्युएशन है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन है, संप्रेषण कौशल और है। इसके अलावा जैसे प्रोफेशनल जो एटीट्यूड है और सोशल जो सेंसिटिविटी है। तो देखिए अगर आपका कोई जानने वाला टीचिंग की अभी जिसने तैयारी करी हो रेट की और या सेकंड ग्रेड की, तो आप अगर उनके कॉन्टेक्ट में हो तो वो आपको जो टीचिंग एप्टीट्यूड है उसकी काफ़ी अच्छे तरीके से तैयारी करवा सकते हैं, ये मेरा मानना है। तो अगर आपके जानने वाले हो तो आप उनके साथ में, अगर ये टीचिंग एप्टीट्यूड है ना, इसके सब्जेक्ट ऐसे हैं, अगर आप उनके साथ में 1 या 2 दिन बैठ जाओगे तो आपके 50% आएंगे ना, उनको वो आराम से कवर करवा सकते हैं। इसके बाद में आप बात करेंगे लैंग्वेज जो एबिलिटी है उस पर, जो यहाँ पर जो कॉम्प्रिहेंशन है, स्पोर्टिंग एरर है, नरेशन है, प्रीपोजिशन है, आर्टिकल है, कनेक्टिव है, करेक्शन ऑफ सेंटेंस है, काइंड ऑफ सेंटेंस, सेंटेंस कंप्लीशन, टेंस है, वोकैबुलरी, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और स्पेलिंग एरर। तो देखिए दोस्तों मैं आपको फिर भी एक तरीके से वही बोलूँगा, मेहनत आपको करनी है। तो आपको यहाँ पर जैसे KD कैंपस है वो उसकी जो नीतू मैम की जो बुक है उसमें आप पढ़ सकते हो, अच्छा है। अगर आपको एक दोस्त जो SSC की तैयारी कर रहा है उसके साथ में अगर बैठेंगे ना तो आपका इंग्लिश वाला पोर्शन काफ़ी अच्छा करवा सकता है। अगर आपकी फैमिली में कोई हो कैंडिडेट जो SSC की तैयारी कर रहा है उसके पास नीतू सिंह की जो बुक है, तो उसमें आपको जो ये टॉपिक दिए हुए है ना वही टॉपिक पढ़ना है, बाकी पूरी बुक आपको इसमें इंग्लिश में भी नहीं पढ़नी है। अब संस्कृत की बात जैसे अपन करेंगे तो संस्कृत के लिए मैं आपको सजेशन करूँगा कि संस्कृत में भी आप STC के नाम से कोई बुक नहीं लाएंगे, उसमें भी आपको साफल्यम जो कोचिंग इंस्टीट्यूट है संस्कृत का, एक राजस्थान का नंबर 1 इंस्टीट्यूट है साफल्यम, जो अपने RS अधिकारी हैं
वो चलाते हैं, उनके अगर आपको फ्री में वीडियो मिल जाएंगे यूट्यूब पर, वो काफ़ी अच्छे हैं। और उसके अलावा एक मैडम है डॉक्टर किरण, वो भी संस्कृत अच्छी पढ़ाती है, उसके वीडियो आपको मिल जाएंगे। तो जो जो टॉपिक आपको दिए हुए हैं वो टॉपिक आप उस वीडियो से और यूट्यूब के माध्यम से देख सकते हैं और उनसे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। देखिए दोस्तों, वो जो वीडियो आपको एसटीसी के नाम से नहीं मिलेगी, ज़्यादातर जो भी वीडियो मैं आपको बता रहा हूँ वो मोस्टली रेट के नाम से मिलेंगे, लेकिन आपको रेट के नाम से नहीं मिलेंगे ना, तो आपको रेट मानकर ही पढ़ो। आपको तैयारी अगर आपकी आपसे इसी टाइम पे अगर आप उनको पढ़ लोगे ना, तो आपको बाद में अगर आप कंपटीशन में आ गए तो आपको क्या होगी, किसी तरीके की कोई परेशानी नहीं होगी। और हिंदी के लिए मैं आपको सजेशन करूँगा, बेस्ट टीचर है मेरे अनुसार सुमनलता यादव जो मैडम है हिंदी की, उसके भी वीडियो आपको मिल जाएंगे दोस्तों। तो देखिए, एक बार मैं संक्षिप्त में आपको बताना चाहूँगा, हिंदी के जो सुमनलता यादव है वो एक अच्छे टीचर है, उसके वीडियो आपको मिल जाएंगे। और जो जो टॉपिक यहाँ पे आपके सिलेबस में दिए हुए हैं ना, क्या क्या दिए हुए हैं, युग्म शब्द है, वाक्य विचार है, शुद्धिकरण है, शुद्धिकरण में भी शब्द शुद्धि और वाक्य शुद्धि है, मुहावरे में कहावतें हैं, संधि है, समास है, उपसर्ग है, प्रत्यय है, वाक्यांशों के लिए जो बनवर्ण है, यानी विलोम शब्द है और पर्यायवाची शब्द है, शब्द ज्ञान है, ये टॉपिक है। इन टॉपिक को ही आप वीडियो आपको मिल जाएंगे सुमनलता यादव मैडम के, तो आप हिंदी के उनसे तैयार करवा सकते हो। और ये डॉक्टर किरण है, उस पर संस्कृत की और साफल्यम कोचिंग इंस्टीट्यूट है, उसकी वीडियो भी आपको काफ़ी मिल जाएंगे। तो ये दोनों वीडियो आप यूट्यूब से क्लियर कर सकते हो जो जो टॉपिक है। और एक दिन 1 नंबर जो मैं आपको सजेशन कर रहा हूँ, मेरे अनुसार तो 1 नंबर 1 जो टीचर है उनके वीडियो आपको सजेशन कर रहा हूँ। इंग्लिश में अगर आपको कोई जानने वाला है जो एसएससी की तैयारी कर रहा है, अगर उसके पास में नीतू सिंह की जो बुक है वो है, तो आप उनसे हेल्प लीजिए। वो आपको ये नीतू सिंह की जितने भी हैं वो क्या करेगा, आपको 1 या 2 दिन में समझा देगा, फिर उसके बाद आप पढ़ सकते हो। और उसके बाद में टीचिंग एप्टीट्यूड के लिए भी जिसने रीट की तैयारी करी हो, आपको कोई जानने वाला, वो आपको 2 दिन में ही 50 क्वेश्चन करवा सकता है तैयार। जनरल अवेयरनेस के लिए मैंने आपको सिकवाल की बुक सजेशन करी है, उसको आप पढ़ सकते हो। बाकी तो देखो, मेरे अनुसार मैंने सजेशन करी है, बाकी तो आपकी इच्छा है आप क्या पढ़ोगे। और उसके बाद मेंटल एबिलिटी है, और राकेश राजेश शर्मा की जो बुक है काफ़ी दिनों से चल रही है, मैं आज भी उसी को मानता हूँ। और आप उसमें भी जितने जो टॉपिक दिए हैं वही टॉपिक आपको करना है, और उसके अलावा एक्स्ट्रा नहीं करना। बाकी तो ज्ञान का था भंडार है दोस्तों। तो दोस्तों, मैंने आपको ये जो आपको प्री DL BSTC का जो नोटिफिकेशन आया है 2023 का, उसके बारे में आपको समझाने की कोशिश करी है। अगर आपको मेरे द्वारा बना समझाया गया तरीका और वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो आप वीडियो शेयर कीजिए दोस्तों के साथ में, और लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट कोई अति सूचना के साथ में। अगर आपको और आपने जानने वाले को किसी को अगर मैथ में प्रॉब्लम है, तो दोस्तों डेली रात्रि 8 बजे हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय विक्रम बैनाड पर आपको मैथ से रिलेटेड प्रतिदिन बिना किसी रविवार की छुट्टी के 8 बजे वीडियो अपलोड होता है। उससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। डेली सीरियल वाइज हो रहा है, जो चैप्टर आपको स्टार्ट होगा उसका ऑलरेडी आपको उस पर नोटिफिकेशन मिल जाता है। अभी प्रेजेंट में चल रहा है दशमलव उत्पत्ति, और उसके बाद में जो स्टार्ट करेंगे आपको सूचित कर देंगे। तो अगर आपका दोस्त है कोई जानने वाला, या आपको मैथ में किसी प्रकार की समस्या है, तो आप हमारा मैथ्स बाय विक्रम बैनाड यूट्यूब चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, और इसी नाम से टेलीग्राम ग्रुप है उसको ज्वाइन कर सकते हो। उस पर आपको सेंट्रल गवर्नमेंट, दिल्ली, राजस्थान और यूपी, बिहार 4 स्टेट हो गए, और जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके किसी प्रकार के नोटिफिकेशन और रोज़गार से संबंधित जो भी अपडेट रहेंगे वो अपडेट आपको मिलेंगे। इसलिए आप हमारे यूट्यूब चैनल और टेलीग्राम ग्रुप जो है, और फेसबुक पर भी पेज मैथ्स बाय विक्रम बैनाड के नाम से बना है, उस पर आप जुड़ सकते हो, ताकि आपको मिलने वाला अपडेट तुरंत मिल सके। जो जीनियस न्यूज़ मिलेगी आपको, जो भी न्यूज़ मिलेगी एक दिन बाद मिले, लेकिन जो भी मिलेगी बिल्कुल एक दिन जीनियस मिलेगी, उसमें किसी प्रकार का नमक मिर्च वाला सिस्टम नहीं रहेगा। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।